बेवा सुल्ताना बेगम अपने बूढ़े वालिदैन के घर रहती थी। वो रोजाना तंदूर से रोटियां लेने जाती। तंदूर मालिक से कहती, मैं रोटियां लगा देती हूँ, बदले में मुझे खाने के लिए 2-3 रोटियां दे दिया करना। मेरे बीमार माँ बाप भूखे रहते हैं। एक दिन तंदूर मालिक ने सुल्ताना बेगम से कहा, मेरे साथ रात गुजारो तो तुम्हें काम किए बिना रोटी दे दूंगा, वरना चली जाओ। तो सुल्ताना बेगम आंखों में आंसू लिए चली गई। तो अचानक तंदूर मालिक को ख्वाब में सुल्ताना आई। तो वो आधी रात को रोटियां लेकर सुल्ताना के घर गया। तो इसके कदमों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वहां चलचलाती दोपहर में सुल्ताना बेगम ने एक नजर आसमान की तरफ उचटती सी डाली थी। लगता था कि सूरज अपनी तमाम तर गरमाइश के तुलू हुआ है। दोपहर के 1 बजे का वक्त था। धूप ऐसी थी कि पसीना खुश्क नहीं हो रहा था। अभी वो घर से कपड़े धोकर नहाने गई हुई थी कि माँ के खांसने की आवाज आने लगी। सुल्ताना जल्दी से अपनी वालिदा को दवाई देने लगी। तो माँ ने कहा कि सुल्ताना, जा तंदूर से 2-3 रोटियां ही मांग के ले आ। खाली पेट दवाई खाऊंगी तो तबीयत और बिगड़ेगी। सुल्ताना बेगम फौरन से अपनी टूटी चप्पल पहनकर घर से बाहर निकल गई, जिसका तलवा इस कदर खराब हो चुका था कि इसे पहनने के बावजूद भी लगता था कि पांव जमीन पर ही हो। सुर्ख लाल ईंटों की गलियां तेज धूप से यूं थी कि जैसे आग की भट्टी सी जल रही हो। एक के बाद एक कदम लाल ईंटों वाली सड़क पर रखते हुए सुल्ताना बेगम के पांव जलने लगे थे। सर पर काले रंग की चादर ले रखी थी, जो कि जगह जगह से पेवंद शुदा थी। सामने ही तंदूर नजर आया तो सुल्ताना बेगम फटी हुई चादर से अपना पसीना पूंछ कर तंदूर तक पहुंच गई। लेकिन तंदूर पर बहुत रश था। गांव में दोपहर के वक्त कभी कोई बहुत कम ही रोटियां घर पर बनाता था। ज्यादातर लोग तंदूर से ही रोटी लाकर खाते थे। काफी लोगों की लाइन लगी हुई थी। जब सुल्ताना बेगम भी पीछे जाकर खड़ी हो गई, लेकिन जैसे ही करीम दीन तंदूर वाले की नजर सुल्ताना बेगम पर पड़ी तो इसे हाथ का इशारा देकर अपने पास बुलाने लगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। जब भी तंदूर पर रोटी लेने जाती, करम दीन इसे अपने पास बुला लेता। कहता कि मेरे साथ रोटियां लगवा दो तो मैं तुम्हें 2-3 रोटियां मुफ्त की दे दूंगा। सुल्ताना बेगम जल्दी से इसके पास आई, कहने लगा कि आज बहुत रश है, तो अगर मेरी मदद करवा दो तो तुम्हें रोटी मुफ्त की दूंगा। सुल्ताना बेगम इसके तंदूर पर जाकर बैठ गई। आग के फपके थे जो चेहरे को झुलसा रहे थे। करम दीन पेड़े बनाकर बेल रहा था, लेकिन रोटी तंदूर के अंदर सुल्ताना ही लगा रही थी। सबक रफ्तारी से रोटियां बना रही थी। गर्मी की तमासत ने सुल्ताना के सफेद रंग को सुर्ख किया था। 25 साल सुल्ताना बेगम ने कम उम्री में ही बड़े दुख देखे थे। 20 साल की थी जब इसके वालिदैन ने इसकी शादी कर दी थी। जमाल तो काम करता था, अच्छा कमा लेता था, लेकिन इसके घर वाले सुल्ताना को बर्दाश्त नहीं करते थे। वो बेहद खूबसूरत थी। शादी के फौरी बाद जब माँ ने देखा कि जमाल खूबसूरत बीवी को पाकर बेहद खुश है, तो इससे बर्दाश्त नहीं होता था। जब भी जमाल सुल्ताना के साथ हंसता बातें करता था, इसकी माँ इसे कोई ना कोई काम कह देती थी। पूरा दिन सुल्ताना से घर के काम करवाती। जब रात को सोने का वक्त होता तो जमाल की माँ कहती है, ये क्या तुम कमरे में घुसकर बैठ जाते हो? गर्मियों का मौसम है, चलो बाहर और अपनी चारपाई सहन में ही बिछाओ मेरे पास। ये सुनकर जमाल अपनी वालदा के सामने कुछ कहता तो नहीं था, लेकिन इसके चेहरे पर एक नागवारी सी छा जाती थी। पूरा दिन का थका हारा आता था। रात को यही होता था कि बीवी की संगत में कुछ वक्त गुजारे, इससे बातें करे। लेकिन इसकी माँ जमाल की चारपाई अपनी चारपाई के बिल्कुल बराबर रखती थी और अपनी दूसरी जानिब सुल्ताना की। मियाँ बीवी को बर्दाश्त नहीं करती थी। बार बार सुल्ताना से कहती, मुझे अपने घर में बेशर्मियां नहीं पसंद। ये भला कोई बात है कि सास ससुर मौजूद हैं और शोहर के बराबर में जाकर बैठ जाओ और बातें शुरू कर दो। हमारे यहाँ तो ये बेशर्मी समझी जाती है कि सास के सामने शोहर को नजर भर कर भी देख लो। तो सुल्ताना बेगम को तो समझ नहीं आता था कि आखिर इसकी सास को मसला किस बात से है। जब से शादी हुई थी बहुत कम वक्त ही दोनों ने एक साथ गुजारा था। हालांकि सास के सिवा कोई भी घर पर नहीं होता था, लेकिन इसने भी जीना धोबर करना शुरू कर दिया। शादी को 1 साल गुजरा था तो सास कहने लगी, मुझे लगता है कि सुल्ताना बांझ है, जो इससे औलाद नहीं हुई। सुल्ताना का दिल बैठने लगा था। ये बात सास ने पूरे गांव में फैला दी थी। गांव भी वो था जहां पर बाज औरत को बड़ी ही तंग नजर से देखा जाता था, इसे अछूत समझा जाता था। यहाँ तक कि कबारी लड़कियों को कहा जाता कि बाज औरतों के साय में कभी मत बैठना, वरना तुम भी इन जैसी हो जाओगी।
जब सुल्ताना बेगम की सास ने हर घर में आने वाली औरत को ये बात बताई तो पूरा गांव ही सुल्ताना बेगम से घिन खाने लगा था। मगर अब सुल्ताना बेगम क्या कहती, जब इसकी सास ही मियाँ बीवी को अकेला नहीं छोड़ रही थी तो भला औलाद कहाँ से आती। वो तो बस कड़वे घूंट भर कर रह गई थी। एक साल ही गंदम की कटाई के बाद जब जमाल शहर गंदम बेचने गया तब वापिस ना लौटा। इसके साथ ही काम करने वाले इसके बंदे ने खबर भी लाकर दी थी। कहने लगे कि जमाल का शहर में एक्सीडेंट हो गया था। जमाल के मरने की खबर ने तो बौखला कर रख दिया था। सास तो सीना पीट कर रोने लगी। कहने लगी ये मनहूस सुल्ताना ने आकर मेरे बेटे पर अपनी नहूसत डाल दी। मेरा बेटा दुनिया से ही चला गया। सुल्ताना तो अपनी सास के ये बयान सुनकर मजीद फूट फूट कर रोती रह गई। सास ने ये भी न सोचा कि सुल्ताना किस कर्ब से गुजर रही है। इसके दोनों चूड़ियों से भरे हाथ इसने जमीन पर मारना शुरू कर दिए। कहने लगी मेरे बेटे को तू खा गई है, तेरा इन कंगन चूड़ियों से कोई वास्ता नहीं। नोच नोच कर साथ में इसके कानों से बालियां उतार रही थी। वो पहले ही बेतहाशा रोए जा रही थी। जमाल की नागहानी मौत ने तो जैसे इसे जीने का हक ही छीन लिया था। ससुराल में भी अब कोई भी इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता था। सुल्ताना को खाना भी ठीक से नहीं देती थी। कहती तूने पेट भर कर खाना खा के क्या करना है, तेरी अच्छी सेहत की हमें कोई जरूरत नहीं है। तूने कौन सा बच्चे पैदा करके देने हैं मेरे बेटे को जिसे तू किसी डायन की तरह खा गई है। गांव में शादी आती तो सुल्ताना को साफ कह दिया जाता कि वो इस शादी में शिरकत ना करे। गांव में बेवा औरतों को मनहूस समझा जाता था कि कहीं सुहागन पर किसी बेवा का साया ना पड़ जाए। एक बार सुल्ताना नहाकर अपने लंबे घने बालों को सुखाने लगी। सास ने जब ये देखा तो कैंची से इसके बालों को काट दिया। कहने लगी तूने लंबे घने बाल क्या करने हैं, किसको मुतासिर करना चाहती है। सुल्ताना की सास तो इस पर हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करती थी और अपनी तंजिया बातों से तो इसकी जान ही निकाले हुए थी। एक बार वो कपड़े धोकर छत पर कपड़े फैलाने गई तो पड़ोस के घर से लड़के ने इस पर फिक्रे कसने शुरू कर दिए। इतनी खूबसूरत हो, शोहर तो तुम्हारा है नहीं तो हमारा ही दिल बहला दो। सास अचानक ऊपर आई थी। इस लड़के की बात सुनकर सुल्ताना को ही मारने लगी कि तूने ये क्या काम मेरे घर पर शुरू कर दिया है। वो कहने लगी कि मैं नहीं जानती, वो शख्स तो खुद ही ऐसे जुमले बोल रहा था। लेकिन इसकी सास कहाँ किसी की सुनती थी। कहने लगी तुझ जैसी बदकिरदार लड़की को मैं अपने घर में नहीं रख सकती, इसलिए इसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया और रोती धोती अपने घर ही बीमार माँ बाप के पास आ गई। ससुराल से इसका मेका काफी दूर था। सास के निकालने के बाद जब वो अपने मेके पहुंची तो दरवाजे पर दस्तक देने से पहले इसके हाथ रुक चुके थे। इसने एक मर्तबा अपने हुलिये पर गौर किया तो एक मर्तबा फिर तवातर से आंसू इसके चेहरे पर बहने लगे थे। अगर इस हालत में इसके माँ बाप इसे देख लेते तो शायद जीते जी ही मर जाते। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और बड़े चाहों से इसे पाल पोस कर बड़ा किया था और इसकी शादी की थी। माँ बाप ने जब जमाल को देखा था तो यही सोचकर खुश हो गए थे कि भले ही बेटी ने हमारे यहाँ गुर्बत की जिंदगी काटी है, छोटी छोटी चीजों के लिए तरसती रही है, मगर शोहर अच्छा कमाता है तो इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा, इसे किसी चीज की कोई कमी नहीं आने देगा और ये अपने ससुराल में जाकर राज करेगी। लेकिन अगर इसके शोहर की वफात के बाद अब इसका ये हशर देखते तो न जाने बूढ़े वालिदैन पर क्या गुजरती। सुल्ताना बेगम ने अपना हुलिया दुरुस्त किया, चादर को खुद पर ठीक किया और अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लाई ताकि वालिदैन के साथ खुशगवार लहजे में मिल सके। फिर दरवाजे पर दस्तक दी। बड़ी मुश्किल से इसने अपने आंसू पर काबू पाया था। इसके अब्बू की आवाज अंदर से आ रही थी, रुको भाई रुको, मैं बूढ़ी जान अब धीरे धीरे ही दरवाजे तक बढ़ूंगा ना। इतना कहकर इसके अब्बू ने दरवाजा खोला था। सामने अपनी बेटी को पाकर एक पल को वो ठटक चुके थे। खुशगवार हैरत से अपनी बेटी को देखकर अगले ही पल सीने से लगा लिया। कहने लगी सुल्ताना पुत्र तू अचानक कैसे आ गई, किसके साथ आई है। आने से पहले मुझे खबर कर देती या पैगाम भिजवा देती तो मैं तुझे खुद लेने आ जाता। तुझे कौन छोड़कर गया है। बाप ने बेटी को अकेले देखा और इसके पास कोई सामान भी मौजूद ना था। दिल में ख्याल भी आया था, इसलिए बेटी से कई सवाल करने लगा, मगर सुल्ताना की आंखों में आंसू आ चुके थे। बाप की जरा सी मोहब्बत के दो बोल बोलने थे, इसके सारे सब्र के पैमाने लबरेज कर दिए थे। वो रोते हुए कितनी ही देर बाप के सीने से लगकर फूट फूट कर रोती रही थी। फिर कहने लगी कि अब्बा बस ऐसे ही आपकी और अम्मा की याद आ रही थी,
इसलिए मैं खुद ही चली आई। अब जमाल तो रहा नहीं और मेरा जेठ अपने घर वाला है, इसके पास भी वक्त नहीं था, इसलिए सास मुझे अड्डे तक छोड़ने आई और आगे मैं गांव से चलकर आ गई। ये सुनकर इसके अब्बा को थोड़ी बहुत दिल्ली सुकून तो मिला ही था। बाप तो ना समझ सका, मगर जैसे ही माँ ने अपनी बेटी की हालत देखी तो फौरन भांप चुकी थी। बाप के सामने तो कुछ ना बोली, मगर जैसे ही सुल्ताना बेगम का बाप वहां से गया तो वो अपनी बेटी को टुकुर टुकुर देखने लगी। माँ की यूं खोजती हुई नजरें पाकर सुल्ताना बेगम फौरन अपनी नजरें फेर गई। सुल्ताना की माँ पूछने लगी थी कि देख बेटी, माँ बेटी का कोई पर्दा नहीं होता। भले ही तू बाप से बातें छुपा चुकी है, मगर मुझे बता, तेरे ससुराल वाले तेरे साथ अच्छा रवैया नहीं रखते। जमाल तो तुझे छोड़कर चला गया, लेकिन क्या तेरी सास पहले जैसी नहीं रही? अगर कोई भी मसला है तो बता, मैं खुद जाकर तेरी सास से बात करूंगी। ये सुनकर सुल्ताना बेगम फौरन सर चटक कर कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरे साथ सबका रवैया बड़ा ही अच्छा है। मैं तो वैसे ही आप दोनों से मिलने के लिए यहाँ चली आई हूँ। माँ जानती थी कि बेटी कुछ छुपा रही है, लेकिन इसने बेटी पर इससे ज्यादा जबरदस्ती भी ना की कि अगर वो नहीं बता रही तो ऐसे ही खुश रहे। इस रात जब सुल्ताना बेगम खाना खाने के लिए बैठी तो माँ बाप भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे थे। तभी सुल्ताना बेगम के अब्बू बोले कि मैं तो रफीक काका के पास ही खाना खाकर आ चुका हूँ, तुम दोनों माँ बेटी पेट भरकर खाना खा लो, मुझे तो अब बड़ी नींद आई है। इतना कहकर सुल्ताना बेगम के अब्बू वहां से उठकर चले गए। वहीं दूसरी जानिब सुल्ताना की माँ खाना सामने रखकर तो वो तीन निवाले खाकर कहने लगी कि बस, इस सालन से मुझे मैदे में जलन होती है। वैसे भी बेटा अब रात को इतना ही खाना खाते हैं। इतना कहकर वो भी बहाने से उठकर बाहर चली गई। सामने सिर्फ एक ही रोटी पड़ी थी। ये देखकर सुल्ताना बेगम ने गहरी सांस खारिज की। माँ बाप के जो हालात थे इससे ढके छुपे न थे। वो जान चुकी थी कि इसके माँ बाप इसकी खातिर भूखे रह रहे हैं। इसे यहाँ रहते हुए भी 3-4 दिन ही गुजरे थे कि जब सुल्ताना बेगम के अब्बू खांसते हुए इसके पास आए। तुम आरामो आसाइश की आदी हो चुकी होगी, तेरे ससुराल वाले तो बड़े ही अच्छे हैं। देख बेटी, शादी के बाद इतने दिन तक मेके रहना अच्छा नहीं होता। भले ही तू हमारी बच्ची है, जब चाहे यहाँ रहे, मगर बेटी अब तो अपने ससुराल की जिम्मेदारियां भी तो संभाल रही है ना, इसलिए चल, मैं तुझे तेरे ससुराल छोड़ आता हूँ। तेरी सास तेरी राह देख रही होगी, इनका भी तेरे सिवा है ही कौन। ये सुनकर सुल्ताना बेगम का रंग उड़ा था, मगर ये सोचकर अपने अब्बा के साथ चल पड़ी कि हो सकता है कि इसके बूढ़े बाप को देखकर सास कुछ रहम करे और इसे इस घर में रहने दे, क्योंकि इसने अपने वालिदैन को कुछ नहीं बताया था। वो अपने अब्बा के सास ससुराल के दरवाजे पर पहुंची। दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई तो सास सहन में ही मौजूद थी। जब सुल्ताना बेगम को इसके अब्बू के साथ देखा तो इसके माथे पर तेवरी चढ़ आई थी। कहने लगी कि तू फिर से आ गई, जब कहा था कि दोबारा यहाँ पर कदम मत रखना। तुझे जैसी बद चलन और बद किरदार लड़की की मेरे इस घर में कोई जगह नहीं है, तो आखिर किस मुंह से यहाँ पर आई है? सुल्ताना बेगम के बूढ़े बाप ने ये अल्फाज सुने तो फौरन इसका हाथ दिल पर गया था। एक नजर अपनी बेटी को देखा और फिर इसकी सास को, फिर अगले ही पल गुस्से से कहने लगा कि बहन, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये इज्जत है आपकी? मगर सुल्ताना बेगम के अब्बू की इतनी ही बात सुनकर वो फौरन चिल्लाकर कहने लगी कि नहीं, हमारी कोई इज्जत नहीं, ये तो बांझ है, बदचलन है, इसका तो किरदार ही अच्छा नहीं है। मैं इसे धक्के देकर घर से निकाल चुकी थी, आखिर किस मुंह से ये वापस यहाँ आई है? बाप से अपनी बेटी की तजलील बर्दाश्त न हुई, मगर शरीफ घर का था, इसलिए इस खातून की हर बात का जवाब बड़ी ही इज्जत और एहसन तरीके से देकर इसका मुंह बंद करवा चुका था। फिर अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और रोते हुए इस घर से निकल आया। बाहर आकर बेटी से कहने लगा, बेटी, अगर तेरे साथ ये लोग इतना बुरा रवैया रख रहे थे तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये सुनकर सुल्ताना बेगम रोने लगी और बोली कि ये खबर सुनकर परेशान हो जाते और मैं आपको परेशान नहीं देखना चाहती। मैंने तो ये सोचा था कि शायद आपको देखकर ये मुझे इस घर में रहने दे, मगर अब्बा, इनका रवैया मेरे साथ हरगिज अच्छा नहीं है। सुल्ताना बेगम एक मर्तबा फिर वापस अपने मेके आ चुकी थी। माँ बाप तो भूखे थे, थोड़े बहुत जो पैसे कहीं से मजदूरी करने पर मिल जाते, इसी से गुजारा किया करते थे। इनका तो कोई बेटा भी मौजूद ना था जो इस बुढ़ापे में इनकी लाठी बन सकता। वहीं सुल्ताना बेगम भी कुछ पढ़ी लिखी ना थी। गांव वालों को जब पता चला कि सुल्ताना बेगम बेबकी के बाद अपने ससुराल से भी वापस आ गई है तो उन्होंने तो तांता बांध लिया।
जो भी इनके यहाँ आता अजीब चले दिल की बातें करके इसका दिल दुखाने लगता और बूढ़े माँ बाप लोगों की बातें सुन सुनकर रोते रहते, यही कहते रहते कि लगता है हमने गलत फैसला करके अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। हम दोबारा इसकी शादी इसी गांव में कहीं करवा देते हैं ताकि ये कम से कम अपने घर को दोबारा तो बसा सके। मगर गांव का कोई भी घर बेवा सुल्ताना बेगम को अपने घर की बहू बनाने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि 50 साल मर्द भी ये कहकर रिश्ता नहीं दे रहा था कि इससे शादी कर ली तो मेरी मौत वाकई हो जाएगी, मैं क्यों अपनी जिंदगी कम करवाऊं। सुल्ताना बेगम अपने वालिदैन के साथ ही रहने लगी थी। कच्चा सा मट्टी का घर था जो बारिश और तूफान से गिरने के करीब ही था। इनके पास इतने पैसे भी ना होते थे कि खाना ही खरीद पाए। बेटी के दुख देख देख कर तो दोनों मियाँ बीवी तो वैसे ही बिस्तर से जा लगे थे। हर वक्त बेटी के लिए दुआ गो रहते, यही कहते कि बस इसका घर दोबारा बस जाए या फिर हमारे पास इतनी रकम हो कि हम किसी तरह अपनी बच्ची का मुस्तकबिल संवार जाए। इसकी तो कोई औलाद भी नहीं थी कि चलो ये ढारस होती कि हमारे जाने के बाद इसकी औलाद इसका सहारा होगी। दोनों मियाँ बीवी बीमार रहने लगे थे। इतने पैसे भी ना होते थे कि आटा ही लाकर रोटी बनाकर खा सके। गर्मियों के दिन थे और तंदूर वाले करमदीन ने ये कहकर इनको रोटी देना शुरू कर दी थी कि अगर तू मुझे यहाँ पर रोटियां लगवाएगी तो बदले में तुझे रोटियां मुफ्त में दे दिया करूंगा। सुल्ताना बेगम आज फिर करमदीन के पास बैठी रोटियां लगा रही थी। वहां पर गांव की बहुत सारी खवातीन थी जो बात बात पर सुल्ताना बेगम को टोक भी रही थी कि अरे यहाँ से रोटी कच्ची छोड़ती, इसको ठीक से पकाओ ना। कई जगह से तंदूर की गर्म भाप की वजह से सुल्ताना बेगम का हाथ भी जल चुका था, मगर इसके बावजूद वो एक रोटी की खातिर ही सारी मेहनत करती रही। करमदीन चुप चुप कर चोर नजरों से इस पर भी ध्यान दे देता था। फिर जब सारी खवातीन जाने लगी तो करमदीन ने 3 रोटियां सुल्ताना बेगम को भी थमा दी। कहने लगे कि जा ले जा, कल वक्त पर आ जाना। ये देखकर सुल्ताना बेगम खुश हो गई थी। इसने खुशी खुशी वो 3 रोटियां ली और घर चली आई। घर में दाखिल होते ही तंदूर की रोटियों की खुशबू जब माँ बाप तक पहुंची तो इनके मुंह में पानी भर आया था। तीनों ने आधी आधी रोटी इस वक्त खाई और आधी रोटी लपेट कर रख दी ताकि रात सोने से पहले पानी के साथ खा लेंगे। यूं ही इनकी जिंदगी गुजर रही थी। रोज रोज सुल्ताना बेगम इस शख्स के पास जाती, वो रोटियां लगाने लगती, मगर करमदीन की नीयत अब सुल्ताना बेगम पर बदलती चली जा रही थी। इसे अजीब सी नजरों से देखने लगा था। करमदीन की बीवी जो कि इससे उम्र में काफी बड़ी थी, 1 साल पहले ही इसे छोड़कर भाग गई। इसके बाद तो करमदीन ने शादी ही ना की थी। ऐसा नहीं था कि इसकी बीवी ही सिर्फ बदचलन और बदकिरदार सी थी, बल्कि वो खुद भी बड़ा ही बदमिजाज और बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े करने वाला इंसान था। बस यही वजह थी कि इसकी बीवी इसे छोड़कर अपने आशिक के साथ चली गई थी और वो दोबारा किसी से शादी ही ना कर पाया। कहता था कि मैं अकेला ही ठीक हूँ, कम से कम बीवी के रोने धोने और खर्चे तो नहीं पूरे करने पड़ते। वो गांव की खवातीन को रोटियां लगा कर देता तो इनसे भी बदले में पैसे लिया करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी अपनी जमीन थी जहां पर वो गंदम उगाकर सालाना अच्छा मुनाफा कमा लिया करता। इसकी नीयत सुल्ताना पर बदलने लगी थी। वो किसी भी तरह सुल्ताना बेगम को हासिल करना चाहता था। इस रोज एक मर्तबा फिर जब सुल्ताना बेगम इस लालच में तंदूर पर चली आई कि आज फिर वो इसकी रोटियां लगाएगी और बदले में इसे रोटियां मिलेगी, तो ये देखकर इसके कदम रुक चुके थे कि करमदीन ने अपने साथ किसी और ही औरत को बिठा रखा है जो तंदूर में रोटियां लगा रही थी। ये देखकर सुल्ताना बेगम का दिल बुझ सा गया था। वो करमदीन से कहने लगी कि करमदीन, रोज तो मैं रोटियां लगाती थी और बदले में मुझे खाने को रोटी मिल जाती थी, मगर अब तुमने मेरे अलावा किसी और को क्यों ये नौकरी दे दी। मैं तो आती भी वक्त पर थी। ये सुनकर करमदीन कहने लगा कि सब्र कर, मैं बताता हूँ। वो एक जानिब कितनी ही देर खड़ी रही, जब तक सारी खवातीन रोटी लेकर चली गई तो करमदीन ने इसे अपने पास बुलाया। फिर कहने लगा कि तुझे रोटियां तो मिलेगी, 3 की जगह 6 रोटियां मिलेगी, लेकिन बदले में मेरे साथ वक्त गुजारना होगा। अगर तुम मेरे साथ एक रात के लिए मेरे घर चलो तो मैं तुझे मुफ्त की रोटी देता रहूंगा। ये सुनकर सुल्ताना बेगम का वजूद कांप चुका था। इसने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि करमदीन इसे ऐसा भी कह सकता है। वो उल्टे कदम वहां से पीछे पलटी और रोने लगी। कहने लगी कि करमदीन, मैं तो तुझे अपना बड़ा भाई समझ रही थी। सोचा था कि मेहनत करके 2 वक्त की रोटी अपने वालिदैन को खिला दूंगी, मगर मुझे क्या पता था कि तेरे अंदर भी एक दरिंदा बैठा है जिसे सिर्फ औरत अपना शिकार ही नजर आती है।
मैं भूखी रह लूंगी मगर कभी भी अपनी इज्जत का सौदा नहीं करूंगी। सुल्ताना बेगम रोती हुई ये कहती हुई वहां से चली गई और करमदीन एक पल को गंग सा रह गया। इस रात जब करमदीन अपने घर सोया तो इसे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। जब आंख लगी तो बड़ा ही अजीब सा ख्वाब देखा। क्या देखता है कि सुल्ताना बेगम घर के दरमियान में बैठी आसमान की जानिब झोली फैलाकर रोकर करमदीन को बद्दुआएं दे रही है और वहीं इसके माँ बाप सफेद कफन में लिपटे इसके दाएं बाएं लेटे हैं। ये देखकर इसे बर्दाश्त न हुआ और वो अपनी रब से माफी मांगने लगा था। इसने भला कैसे एक मजबूर और बेसहारा लड़की को उकसाने की कोशिश की थी। ये तो सुल्ताना बेगम थी कि इसने मना कर दिया, वरना वो किस कदर अजाब का शिकार होता ये सोचकर इसका वजूद कांप रहा था। इसने अपने घर में रखी हुई रोटी को उठाया और लेकर सुल्ताना बेगम के घर जा पहुंचा। घर के दरवाजे पर दस्तक दी मगर दरवाजा तो इस कदर टूटा था कि एक ही झटके से खुलता चला गया। अंदर का मंजर देखकर इसकी जान निकली थी। सुल्ताना बेगम एक जानिब नीम बेहोशी की हालत में थी जबकि इसके माँ बाप तो जैसे बिल्कुल ही बेसुध बिस्तरों पर पड़े थे। सुल्ताना बेगम की हालत देखकर साफ जाहिर था कि जैसे वो रो रो कर बेहाल होकर बेहोश हुई। इसने फौरन पानी की छींटे इनके मुंह पर मारी। सुल्ताना बेगम को होश आ चुका था मगर इसके दोनों वालिदैन भूख की वजह से वफात पा चुके थे। करमदीन को इस वक्त पछतावा हुआ था। वो खुदा के हुजूर फूट फूट कर रोने लगा और सुल्ताना बेगम से भी माफी मांगी मगर शायद इसके वालिदैन की मौत ऐसे ही लिखी थी। इसके बाद करमदीन ने सुल्ताना बेगम से निकाह की पेशकश की जिसे सुल्ताना बेगम ने ना चाहते हुए भी कबूल कर लिया। इसने तो समझा था कि करमदीन इसे हरगिज खुश नहीं रखेगा बल्कि इसे कभी वो इज्जत दे ही नहीं पाएगा। लेकिन शादी के बाद करमदीन के अंदर इतना बदलाव और इज्जत देखकर तो वो हैरान रह चुकी थी। वो तो सचमुच सुधर चुका था और इससे हकीकी मोहब्बत करने लगा था।